Okay, so hello everyone. This is the part 2 of our video. We have started the chapter 6 of our history book of West Bengal board. In previous video, I explained from page number 127 to 136. In this video, I'll explain from page number 137 to 146. मैंने इस वीडियो में थोड़ा कुछ चेंज किया है. मैंने पिछली वीडियो में कहा था जो पूरा वीडियो होगा वो 2 सेक्शंस में बटा होगा, 2 पार्ट्स में बटा होगा, इंग्लिश वर्जन और एक हिंदी वर्जन. लेकिन ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा हिंदी में ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है लेसन्स. ठीक है, इसीलिए थोड़ा लंबा बन रहा था, इसलिए मैंने इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसको ऐड नहीं किया है. सो दिस वीडियो इज इंटायरली इज इन हिंदी. ओके, सो वॉच दिस वीडियो एंड द पार्ट 3 आई विल अपलोड वेरी सून. Let me tell you one very important thing. Only watching this video is not enough. Okay, if you are thinking I'll just watch this video and I'll go to write exam, and after exam सर वट एवर यू थॉट एग्जाम में तो कुछ भी नहीं आया, नहीं, ऐसे नहीं होगा. ठीक है, दिस वीडियो इज द समरी ऑफ दिस बुक. ये बात दिमाग में रखना दैट दिस वीडियो इज द समरी ऑफ दिस बुक. इस वीडियो को देख के मैंने जो पीडीएफ दिया है, क्लास में मैंने पीडीएफ दिया था, उसको पढ़ना है थोरोली. ठीक है, शुरू से लास्ट तक कम से कम 2 बार उस पूरे पीडीएफ को पढ़ो तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में तुम आंसर्स लिख पाओगे. ठीक है, तो इस वीडियो को देखते ही उस पीडीएफ को पढ़ना. ऐसा नहीं कि आज इस वीडियो को देखा और 3 दिन बाद उस पीडीएफ को पढ़ रहे हो, नहीं. उस पीडीएफ को आई होप आप लोगों ने प्रिंट करके रखा होगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद उस पीडीएफ को प्रिंट करके आराम से पढ़ना है. ठीक है, तभी होगा. सो लेट्स स्टार्ट. 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन. सोचिए, एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा आंदोलन जिसके सारे के सारे बड़े नेता पहले ही दिन गिरफ्तार कर लिए गए. तो फिर क्या हुआ होगा? क्या सब कुछ खत्म हो गया? आज हम इसी की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे. और यही सवाल है ना, इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है कि जब कोई क्रांति शुरू होते ही अपने सारे लीडर्स को खो दे तो होता क्या है? क्या वो बिखर जाती है या फिर शायद एक नया, एक बिल्कुल अनजाना सा रूप ले लेती है? तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में देखेंगे. सबसे पहले समझेंगे कि इस बगावत की जमीन तैयार कैसे हुई. फिर देखेंगे कि देश के दिल यानी बिहार और यूपी में आग कैसे भड़की, बंगाल और रजवाड़ों में क्या हुआ, और आखिर में सतारा की उस हैरान कर देने वाली सरकार की कहानी जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से. देखिए, 1942 की जो चिंगारी थी ना, वो अचानक नहीं भड़की थी. इसकी जमीन तो कई साल पहले 1930 के दशक में ही तैयार हो रही थी. और ये जमीन तैयार कर रहा था किसानों का बढ़ता हुआ गुस्सा. ये वो दौर था जब किसान धीरे धीरे रैडिकल हो रहे थे. एनजी रंगा जैसे नेता किसान संगठन बना रहे थे. आंध्रा में बड़े बड़े मार्च हो रहे थे. लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 1935 में, जब बिहार किसान सभा ने एक जोरदार मांग रख दी, जमींदारी का पूरी तरह से खात्मा. अब ये सिर्फ कोई छोटी मोटी मांग नहीं थी, ये तो सिस्टम को सीधी चुनौती थी. और उस वक्त की कांग्रेस की जो सोच थी ना, उससे ये कहीं ज्यादा रैडिकल था. तो ये जमींदारी सिस्टम था क्या आखिर? बहुत सिंपल है. एक जमींदार जिसके पास बहुत सारी जमीन होती थी और किसान जो उस पर खेती करते थे और उसे लगान देते थे. सुनने में तो ठीक लगता है, पर असल में ये सिस्टम अक्सर बहुत ज्यादा शोषण वाला था. तो हम समझ सकते हैं कि इसे खत्म करने की मांग करना कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम रहा हो. तो अब कहानी पहुंचती है उस तारीख पर, 9 अगस्त 1942. एक रात और सारे बड़े नेता गिरफ्तार. अंग्रेजों को लगा होगा खेल खत्म, लेकिन हुआ ठीक उल्टा. बिहार और पूर्वी यूपी में आम लोगों ने खुद ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया. और ये जो बगावत थी ना, ये कोई प्लान की हुई बगावत नहीं थी. ये आम किसानों का एक जबरदस्त स्पॉन्टेनियस गुस्सा था. सरकारी खजाने लूटे जाने लगे, रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया गया, पुलिस थानों पर कब्जा हो गया. और लीडर कौन थे? कोई बड़े नेता नहीं, बल्कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और लोकल लोग. और इन्हीं लोगों ने बनाए आज़ाद दस्ते यानी फ्रीडम ब्रिगेड्स, जो अंग्रेजों पर छिपकर हमले करते थे, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर या छापामार युद्ध कहते हैं. और इस पूरे अंडरग्राउंड मूवमेंट का, इस भूमिगत आंदोलन का एक चेहरा बनकर उभरे जयप्रकाश नारायण. जेपी एक सोशलिस्ट लीडर थे जो हजारीबाग जेल से भागे और नेपाल पहुंचकर इन आज़ाद दस्तों को ऑर्गेनाइज करने लगे. यहीं से सरकारी दफ्तरों पर छापे मारने का सिलसिला शुरू हुआ. अब बिहार और यूपी से कहानी को ले चलते हैं बंगाल. यहां बात सिर्फ हमलों और तोड़फोड़ तक नहीं रुकी. नहीं, यहां तो बगावत ने एक नया ही रूप ले लिया, एक पैरेलल गवर्नमेंट का. एक ऐसी सरकार जो सालों तक चले. और जब हम आम लोगों की बात करते हैं ना, तो एक नाम हमेशा याद आता है, मातंगिनी हाजरा.
सोचिए 80 साल की एक महिला एक जुलूस को लीड कर रही हैं तमल्लुक पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के लिए। पुलिस ने गोली चला दी, लेकिन वो गिरी नहीं, झंडे को थामे रही और उसी झंडे को थामे थामे उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन मिदनापुर की कहानी में एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ भी है। हुआ ये कि अंग्रेजों को डर था कि जापान हमला कर सकता है, तो उन्होंने डिनायल पॉलिसी के तहत हजारों नावें जब्त कर लीं, चावल के भंडार उठा लिए। फिर किस्मत देखिए, उसी इलाके में एक भयानक साइक्लोन आ गया और अंग्रेजों ने क्या किया? बगावत की सजा देने के लिए उन्होंने लोगों तक कोई मदद ही नहीं पहुंचने दी। इसका नतीजा 1943 का बंगाल का वो भयानक अकाल, जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ये लहर सिर्फ ब्रिटिश इंडिया तक ही नहीं रुकी थी, ये रजवाड़ों यानी प्रिंसली स्टेट्स में भी पहुंची। चलिए अब उड़ीसा चलते हैं। यहां लड़ाई का अंदाज एकदम अलग था। यहां लोगों का गुस्सा सिर्फ अंग्रेजों पर नहीं था, बल्कि उनके अपने राजाओं और सामंतों पर भी था। तालचर नाम की एक रियासत में तो गजब ही हो गया। वहां के बागियों ने ऐलान कर दिया, चासी मुलिया राज का, मतलब किसानों और मजदूरों का राज। उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, वो तो स्थानीय राजा को भी गद्दी से हटाना चाहते थे। मतलब यहां देश की आजादी की लड़ाई और अमीरों गरीबों की लड़ाई एक हो गई थी। यहीं पर एक कहानी है लक्ष्मण नाइकों की। वो एक गांधीवादी आदिवासी नेता थे। उन्होंने अपने लोगों को यकीन दिलाया कि बस ब्रिटिश राज खत्म, अब गांधी राज आ गया है। और विडंबना देखिए, आयरनी देखिए, एक ऐसा इंसान जो अहिंसा की बात करता था, उसी पर अंग्रेजों ने हत्या का झूठा इल्जाम लगाया और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे दमदार हिस्से पर। हम चल रहे हैं महाराष्ट्र के सतारा में। यहां एक प्रति सरकार बनी, एक पैरेलल गवर्नमेंट, जो न सिर्फ सबसे लंबे समय तक चली, बल्कि शायद सबसे ज्यादा ताकतवर भी थी। इसके लीडर थे नाना पाटिल, किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा नाम। और यह सरकार सोचिए 1946 तक चलती रही। तब तक तो देश में बाकी जगहों पर आंदोलन कब का खत्म हो चुका था। इनका अपना सिस्टम था, अपनी अदालतें थीं, न्यायदान मंडल जहां फटाफट इंसाफ होता था, अपनी पुलिस फोर्स थी, तूफान दल। इन्होंने सिर्फ अपनी हुकूमत ही नहीं चलाई, बल्कि इलाके के डाकुओं का भी सफाया किया। और इनकी सबसे बड़ी ताकत गरीब दलित किसानों का जबरदस्त सपोर्ट। तो जरा इन दो बड़ी पैरेलल सरकारों को आमने सामने रखकर देखते हैं। बंगाल की ताम्रलिप्त जातीय सरकार 1944 तक चली और उसका मेन फोकस था राहत के काम और एडमिनिस्ट्रेशन पर। दूसरी तरफ सतारा की प्रति सरकार 1946 तक टिकी रही और उसका जोर था अपनी अदालतें चलाने और लॉ एंड ऑर्डर पर। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क था वो था उनका कांग्रेस से रिश्ता। बंगाल की सरकार कांग्रेस के साथ जुड़ी रही, जबकि सतारा वाली सरकार ने अपनी अलग ही राह चुनी। वो पूरी तरह से ऑटोनॉमस थी। और अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स। 1944 में जब गांधी जी जेल से छूटे तो उन्होंने इन सभी लोगों से सरेंडर करने को कहा। सबने बात मान ली, लेकिन सतारा के नेताओं ने महात्मा गांधी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। सोचिए, वो इतने आजाद और इतने ताकतवर हो चुके थे कि उन्होंने गांधी जी के निर्देश को भी चुनौती दे दी। तो आखिर में यह सवाल तो बनता ही है कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्या वो आज़ादी की सिर्फ एक लड़ाई थी, या फिर उसके अंदर कई छोटी बड़ी लड़ाइयां एक साथ लड़ी जा रही थीं? ये दिखाता है कि 1942 की क्रांति कितनी कॉम्प्लेक्स थी, उसके कितने चेहरे थे, और वो सही मायनों में एक जनता की क्रांति थी। जब हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर दिमाग में आती है? शायद अंग्रेजों के खिलाफ एक सीधी साधी लड़ाई की। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? चलिए आज जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि भारत की आज़ादी का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा क्यों नहीं था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, असली दुश्मन कौन था? ब्रिटिश राज या फिर कोई और भी था? इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। और यकीन मानिए, ये जवाब इतिहास को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। इसको समझने के लिए चलिए गुजरात के खेड़ा जिले में चलते हैं। साल था 1942, जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। पाटीदार जमींदारों ने तो इसका पूरा सपोर्ट किया, पर हैरानी की बात यह है कि दलित बरैया किसानों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। अब सवाल है क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में उनके असली शोषक अंग्रेज नहीं, बल्कि वही पाटीदार जमींदार थे। उन्हें डर था कि ये आंदोलन तो उनके लोकल अत्याचारियों को और ताकतवर बना देगा। और देखिए, ये कहानी सिर्फ खेड़ा की नहीं थी। दक्षिण गुजरात में आदिवासी समुदायों का संघर्ष ब्रिटिश राज से कहीं ज्यादा स्थानीय बनिया साहूकारों और पारसी जमींदारों के खिलाफ था।
मतलब साफ है, जमीन पर लड़ाई एक नहीं कई मोर्चों पर चल रही थी और हर जगह दुश्मन का चेहरा अलग था। तो चलिए अब गुजरात से निकलकर सीधा चलते हैं बंगाल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बंगाल के गांवों में किसानों के विद्रोह की जैसे एक लहर सी उठ गई। और ये लड़ाई किसी राजनीतिक आज़ादी की नहीं थी, ये थी आर्थिक हक की लड़ाई, अपनी मेहनत की फसल में अपने सही हिस्से की लड़ाई। इस पूरी लड़ाई का जो दिल था वो था तेभागा आंदोलन। तेभागा मतलब 3 हिस्से। देखिए, उस समय एक सिस्टम था जिसे आधी कहते थे, जिसमें किसान अपनी मेहनत से जो भी फसल उगाता उसका आधा हिस्सा सीधा जमींदार को देना पड़ता था। तेभागा आंदोलन की सीधी सी मांग थी कि ये नाइंसाफी बंद हो, किसानों को 2/3 हिस्सा मिले और जमींदार को सिर्फ 1/3। इस आंदोलन का एक बहुत ही जबरदस्त नारा था, निज खोलाने धान तोलो, मतलब धान को अपने खलियान में ले चलो। अब सुनने में ये शायद बहुत सीधा साधा लगे है ना, लेकिन यकीन मानिए ये एक क्रांतिकारी ऐलान था। होता ये था कि फसल कटने के बाद जमींदार के गोदाम में जाती थी और वहीं बंटवारा होता था, जिसमें किसानों के साथ धोखा होना आम बात थी। लेकिन इस नारे का मतलब था कि अब किसान फसल को अपने घर ले जाएंगे, बंटवारा उनकी आंखों के सामने उनके आंगन में होगा। ये सीधे सीधे जमींदार की सत्ता को खुली चुनौती। और ये कोई 1-2 लोगों का आंदोलन नहीं था, इसमें हर तरह के लोग थे। हाजी मोहम्मद दानिश जैसे मुस्लिम कम्युनिस्ट नेता थे जो हिंदू मुस्लिम किसान एकता की मिसाल थे। मोनी सिंह जैसे लोग थे जो खुद एक जमींदार परिवार से आते थे लेकिन किसानों के हक के लिए लड़ रहे थे। सोमनाथ होरे जैसे कलाकारों ने तो अपनी कला से इस पूरे संघर्ष को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। और सबसे जरूरी बात, इसमें महिलाओं और आदिवासी समुदायों की भागीदारी जबरदस्त थी। अच्छा, तेभागा के साथ ही बंगाल में एक और कहानी चल रही थी, टोंक आंदोलन की। ये आंदोलन खासकर उत्तरी मेमनसिंह के आदिवासी इलाकों में मजबूत था। यहाँ की समस्या थोड़ी अलग थी। किसानों को लगान के तौर पर फसल की एक तयशुदा मात्रा देनी पड़ती थी, चाहे पैदावार अच्छी हुई हो या खराब। सोचिए, सूखे या बाढ़ के समय ये सिस्टम किसानों को कैसे बर्बाद कर देता होगा। तो यहाँ भी लड़ाई सीधे सीधे आर्थिक शोषण के खिलाफ ही थी। तो ये तो हुई गांव और खेतों की बात, लेकिन लड़ाई सिर्फ जमीन तक ही नहीं थी। ये शहरों में भारत की नई नई खुल रही फैक्ट्रियों तक भी पहुंच चुकी थी। एक बिल्कुल अलग तरह का संघर्ष वहां जन्म ले रहा था। जरा इस नंबर को देखिए, 16 घंटे। जी हाँ, 16 घंटे। ये था उस जमाने में एक फैक्ट्री मजदूर का आम कामकाजी दिन। कोई छुट्टी नहीं, कोई आराम नहीं, बस कभी न खत्म होने वाला काम। हालात इतने बुरे थे कि सोचकर भी रूह कांप जाए। मजदूरी ना के बराबर थी, काम करने की जगह गंदी और खतरनाक। बच्चों से काम करवाया जाता था, और अगर कोई मजदूर बीमार पड़ जाए या किसी मशीन से उसका हाथ पैर कट जाए तो उसे बस निकालकर फेंक दिया जाता था। ये शोषण का एक न खत्म होने वाला चक्र था। अब इतने शोषण के खिलाफ आवाज तो उठनी ही थी, और ये विरोध भी अब देखिए धीरे धीरे कैसे बदला। शुरू में अगर किसी मजदूर को हालात बर्दाश्त नहीं होते तो वो बस नौकरी छोड़कर अपने गांव चला जाता था। फिर एक दौर आया टकराव का, जब मजदूर अचानक से हड़ताल पर चले जाते थे। और आखिर में आया संगठन का दौर, जब मजदूरों ने समझा कि लंगी लड़ाई लड़नी है तो ट्रेड यूनियन बनानी ही पड़ेगी। तो गुजरात के खेत, बंगाल की खलिहान और शहरों की फैक्ट्रियां, इन सब कहानियों को जब हम एक साथ रखते हैं तो हमें क्या दिखता है? ये सब हमें आज़ादी के एक बिल्कुल नई परिभाषा की ओर ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो निकलकर आती है वो ये है कि स्वतंत्रता की कहानी इन संघर्षों के बिना बिल्कुल अधूरी है। लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का देश छोड़कर जाना नहीं था। उनकी असली आज़ादी तो जमींदारों, साहूकारों और फैक्ट्री मालिकों के रोज-रोज के शोषण से मुक्ति में थी। मतलब लड़ाई सिर्फ एक दुश्मन से नहीं थी। एक तरफ तो ब्रिटिश राज था ही, लेकिन साथ ही देश के अंदर ही भारतीय जमींदार और फैक्ट्री मालिक भी थे। इन सभी के खिलाफ जो संघर्ष हुआ वही आम लोगों का असली स्वतंत्रता संग्राम था। तो चलिए आज की बात को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। क्या हो अगर भारत की आज़ादी का असली संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि अपने हक, अपने हिस्से और अपनी गरिमा को वापस पाने की लड़ाई थी? इस पर जरूर सोचिएगा। आज बात करते हैं भारत के मजदूर आंदोलन की। ये कहानी है कि कैसे करोड़ों मजदूर जो चुपचाप गुलामी सह रहे थे, वो उठ खड़े हुए और बदलाव की एक बहुत बड़ी ताकत बन गए।
और ये सिर्फ हड़तालों या यूनियनों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी तो भारत की आज़ादी की लड़ाई की रूह से जुड़ी हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज़ादी से पहले, उस दौर में जब शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन एक आम बात थी, तब भारत के लाखों मजदूरों ने अपनी आवाज़ कैसे पाई, वो एक साथ आए कैसे? चलिए इस पूरे सफ़र के हर एक मोड़ को ज़रा करीब से देखते हैं। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत होगी चैरिटी से, फिर देखेंगे कि राष्ट्रवाद का इसमें क्या रोल था, कम्युनिस्टों की एंट्री कैसे हुई, अंग्रेज सरकार ने क्या किया, फिर आंदोलन कैसे टूटा, और आखिर में कैसे ये फिर से एक होकर और भी मजबूत बन गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है 19वीं सदी के आखिर की। उस वक्त ना मजदूरों को संगठित करने की जो कोशिशें हुई वो आज की यूनियनों जैसी नहीं थी, वो तो समाज सुधार के काम की तरह थी। दिलचस्प बात यह है कि इस दौर के लीडर खुद मजदूर नहीं थे, वो थे शशिपाद बनर्जी और NM लोखंडे जैसे पढ़े लिखे मिडिल क्लास समाज सुधारक। इरादे तो उनके बहुत नेक थे। उन्होंने वर्किंग मेंस क्लब और बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जैसी संस्थाएं भी बनाई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। ये संस्थाएं मजदूरों के कल्याण मतलब उनकी भलाई के लिए थीं, उनके हक के लिए लड़ने वाली यूनियंस नहीं थीं। तो फिर एक मॉडर्न ट्रेड यूनियन आखिर होती क्या है? देखिए, लोखंडे की जो एसोसिएशन थी उसमें ना तो कोई रेगुलर मेंबर था, ना कोई फंडिंग थी और ना ही कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर। ये बस एक वेलफेयर सोसाइटी जैसी थी जिसकी अपनी एक लिमिट थी। आज की यूनियनों से बिल्कुल अलग, जो सीधे सीधे अपने अधिकारों की मांग करती है। असली गेम चेंजर आया 1918 में, जब BP वाडिया ने बनाई मद्रास लेबर यूनियन। इसे ही भारत की पहली मॉडर्न ट्रेड यूनियन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेगुलर मेंबरशिप थी, महीने का चंदा था और एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड ढांचा था। मतलब ये उन इनफॉर्मल क्लब से एक ऑर्गेनाइज्ड पावर बनने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के दूसरे दौर में। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भारत का जो मजदूर आंदोलन था वो आज़ादी की लड़ाई से जाकर जुड़ गया और यहीं से बना एक ऐसा गठबंधन जो था तो बहुत पावरफुल, लेकिन उसमें विरोधाभास भी बहुत थे। अब यहाँ से चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली। देखिए, 1918 में मद्रास लेबर यूनियन बनी, फिर 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO बन गया। इसके बनने से इंडिया पर प्रेशर आया कि भाई फॉर्मल यूनियनें बनाओ, और इसी दबाव के चलते 1920 में बनी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे हम AITUC के नाम से जानते हैं। AITUC की जड़ें ना सीधे सीधे कांग्रेस और नेशनलिज्म से जुड़ी थीं। सोचिए, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? महान फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय, और वो उसी साल कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट थे। इससे साफ पता चलता है कि शुरू में तो मजदूर आंदोलन और आज़ादी का आंदोलन दोनों को एक ही चीज माना जा रहा था। लेकिन इस गठबंधन में एक बहुत बड़ी पेंच थी। जब कोई हड़ताल ब्रिटिश कंपनियों के खिलाफ होती थी, मान लीजिए रेलवे में या सरकारी प्रेस में, तो कांग्रेस पूरा सपोर्ट करती थी। क्यों? क्योंकि इससे अंग्रेजी हुकूमत को नुकसान होता था। पर जैसे ही वही हड़ताल किसी भारतीय उद्योगपति की टेक्सटाइल मिल के खिलाफ होती, कांग्रेस विरोध करने लगती। तो मामला साफ था, राष्ट्रवादियों को मजदूरों का सपोर्ट तो चाहिए था, लेकिन इंडियन कैपिटलिस्ट के फायदे की कीमत पर नहीं। ये एक तरह की दोधारी तलवार थी। और अब कहानी में एंट्री होती है एक नई और कहीं ज्यादा रेडिकल ताकत की। ये वो लोग थे जिन्होंने सीधे सीधे राष्ट्रवादियों को ही चुनौती दे दी। 1920 के आखिर तक ऐसे डांगे जैसे कम्युनिस्ट लीडर मजदूर आंदोलन में काफी पावरफुल हो गए। उनका तरीका राष्ट्रवादियों से एकदम अलग था। वो सिर्फ बेहतर सैलरी या अच्छे वर्किंग आवर्स की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, वो तो पूरे के पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम को ही चैलेंज कर रहे थे। और इसका असर जबरदस्त। 1928 में बॉम्बे में एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक हुई। इसे लीड किया था कम्युनिस्टों की गिरनी कामगार यूनियन यानी GKU ने। और इस स्ट्राइक की कामयाबी के बाद तो GKU रातों रात इंडिया की नंबर 1 यूनियन बन गई, सबसे पावरफुल। इस बात से पता चलता है कि सीन कितना बदल चुका था। अपने अग्रेसिव अंदाज और ऑर्गेनाइज्ड तरीकों से कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादियों को काफी पीछे छोड़ दिया था। अब वही थे जो मजदूर आंदोलन का असली चेहरा बन गए थे। कम्युनिस्टों की ये बढ़ती ताकत देखकर ब्रिटिश सरकार बुरी तरह घबरा गई, और फिर उन्होंने जो किया वो इंडियन हिस्ट्री का एक काला अध्याय माना जाता है। सरकार ने 2 तरफ से हमला किया। पहला, वो लेकर आए पब्लिक सेफ्टी बिल।
इसका मकसद था फिलिप स्प्रैट जैसे ब्रिटिश कम्युनिस्टों को देश से बाहर निकालना, जो यहाँ यूनियन बनाने में मदद कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने लागू किया ट्रेड्स डिस्प्यूट्स एक्ट। इसने रेलवे जैसी जरूरी सर्विसेज में स्ट्राइक करना लगभग नामुमकिन ही बना दिया। और फिर आया सबसे बड़ा दांव, मेरठ षड्यंत्र केस। मार्च 1929 में सरकार ने पूरे देश से 31 टॉप लेबर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। इल्जाम क्या था? ब्रिटिश किंग के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश। लेकिन मजे की बात देखिए, ये केस चला 4 साल तक और इसका असर एकदम उल्टा हुआ। इन लीडर्स ने तो कोर्टरूम को ही अपना स्टेज बना लिया। उनके भाषण अखबारों में छपते और उनके आइडियाज पहले से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगे। अब बाहर से सरकार का दबाव और अंदर से विचारों का टकराव, इन दोनों वजह से AITUC के अंदर एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई। जो आंदोलन इतना मजबूत दिख रहा था, वो अब टूटने वाला था। 1929 में AITUC 2 हिस्सों में टूट गया। हुआ ये कि मॉस्को से ऑर्डर आने के बाद कम्युनिस्टों ने कांग्रेस जैसी राष्ट्रवादी पार्टियों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें बुर्जुआ यानी अमीर पूंजीपतियों का एजेंट कहने लगे। बस इसी वजह से NM जोशी जैसे जो मॉडरेट राष्ट्रवादी लीडर थे, उन्होंने AITUC छोड़ दिया और अपना अलग संगठन बना लिया, नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस यानी NFTU। इस फूट ने आंदोलन को एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम पर कमजोर कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन सब मुश्किलों और इस फूट के बाद आंदोलन ने जबरदस्त वापसी की। वो फिर से एक हुआ और इस बार पहले से कई ज्यादा ताकत के साथ। हुआ यूं कि 1937 में जब कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी, तो पूरा माहौल ही बदल गया। ये सरकारें मजदूरों के लिए हमदर्दी रखती थीं और लोगों को ज्यादा आज़ादी भी मिली। इस नए खुले माहौल ने यूनियनों में एक नई जान सी डाल दी। और इसका नतीजा हैरान करने वाला था। सिर्फ 2 साल में 1937 से 1939 के बीच रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों की संख्या 271 से बढ़कर 562 हो गई। मतलब डबल से भी ज्यादा। ये इस बात का पक्का सबूत था कि आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, 1938 तक वो राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट ग्रुप जो अलग हो गए थे, वो फिर से एक साथ आ गए। अब AITUC पहले से कई ज्यादा मजबूत और एकजुट था, आने वाली बड़ी लड़ाइयों के लिए पूरी तरह से तैयार। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भारत का मजदूर आंदोलन सिर्फ आज़ादी की लड़ाई का एक टूल था, जिसे राष्ट्रवादियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया? या ये अपने आप में एक अलग क्रांति थी, एक ऐसी क्रांति जो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि हर तरह के सामाजिक और आर्थिक शोषण से आज़ादी चाहती थी? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।